हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर देखिए, एक नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। यानी आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा भाई, समीकरण युग्म के बारे में सीखने को मिलेगा। कैसे समीकरण युग्म भाई, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले होंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये इनको हम बोलेंगे। तो बच्चों क्या होता है, सारी चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको क्यों पढ़ रहे हैं सब चीज हम सीखेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करेंगे। तो देखिए इनकी जरूरत क्या है, यूज क्या होने वाला है, सब चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले चैप्टर के नाम से हम शुरू करें। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई वेरिएबल्स। पिछली कक्षा में भी आपने पढ़े हैं वेरिएबल, आपके क्लास 6-7 से शुरू हो जाते हैं। इनको हिंदी में हम बोलते हैं चर। क्या होता है किसी को पता है बच्चों? तो देखिए चर यानी वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। माना कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे हम इनको अल्फाबेट से दर्शाते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल चर मतलब x की वैल्यू कहीं पे 2 है तो कहीं पे x की वैल्यू 100 भी हो सकती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल बोला गया है, चर बोला गया है। तो यहाँ पे चर का मतलब समझ गए। अब बात हो रही है टू वेरिएबल। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पे भाई दो वेरिएबल्स का यूज होगा। मतलब कोई भी दो वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेंगे, माना कि x एंड y। ठीक है, तभी तो टू वेरिएबल की बात हो रही है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे एक चीज और बोली जा रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा बच्चों, हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे उसमें भी सीखा था। क्या है लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उनको बोलेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी पावर क्या होती थी, एक्स की 2 होती थी भाई, सबसे बड़ी घात 2 होती थी, है ना। तो इसीलिए उसको क्वाड्रेटिक बोलते थे। लेकिन अगर रैखिक की बात करेंगे तो सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। जैसे 3x + 4y = 2। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, रैखिक समीकरण का इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल है यहाँ पे, क्या क्या है, x और y है। ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ऐसी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगी इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल्स में मिलेंगी। ये चीज समझ गए। अब एक चीज पे और ध्यान देना है आपको कि भाई पेयर की बात की गई है, युग्म की बात की गई है। मतलब ये जो समीकरण है ये युग्म में एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, अकेला समीकरण नहीं होगा। आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि इसके साथ एक और समीकरण होना चाहिए, जैसे 2x + 8y = 6। तो ये क्या हो गए, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक जैसे समीकरण है। ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये दोनों मिला के बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
समझ गए? तो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है उसकी रेलेवेंस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये रिवाइज कर लीजिए बेसिकली जो पहले आपने पढ़े हैं और यहाँ पे क्या हम सीखने वाले हैं वो चीज मैंने बताई है। एक बार इसको ध्यानपूर्वक देखिए और कहीं पे अगर कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आ गया। तो अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करूंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि हमें इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना? क्या पढ़ रहे हैं ये चीज तो आपको पता लग गया। यहाँ पे क्या चीज सीखने वाले हैं ये सब समझ में आ गया, पर क्यों सीखने वाले हैं ये भी तो सवाल आता होगा। भाई अब इसका आंसर आपके पास होना चाहिए तभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा, है ना बच्चों? तो किसी ने पूछा नहीं अभी तक ये सवाल कि ऐसा भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पूछना चाहिए था। तो मैं खुद बता देता हूँ। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये फोटो आपको दिख रही है, सबको क्लियरली विजिबल है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट फोटो होने वाली है। तो यहां से मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। देखिए एक लड़की है, ये लड़की आपको दिख रही है, ठीक है? मान लीजिए इसका नाम है अमृता। एक लड़की है अमृता, वो गई है मेले में, मेले में गई है और उसको वहां अलग अलग गेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो गेम दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं इसको? कोई बच्चा बता सकता है इस गेम को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जाइंट स्विंग। क्या बोलते हैं? जाइंट स्विंग इसको बोलते हैं। जाइंट स्विंग या फिर चरखी इसको बोल सकते हैं, है ना? सबने देखा होगा मेले में, सब बच्चे गए होंगे। तो आप अगर मेले में गए हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा जाइंट स्विंग क्या है। ये राउंड राउंड घूमता है, इसमें एक ये होता है बैठने वाला होता है, ये इससे लटका होता है और ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो आप भी इसके साथ घूमते है कि नहीं? दिस इज जाइंट स्विंग। तो इसको ये झूलने का मन था। और एक गेम होता है हुपला, ये किसने सुना है? हुपला क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये रिंग लेके खड़ी है, ये रिंग दिख रही है ब्लू कलर की इसके हाथ में। और सामने क्या है? सामने देखिए स्टेप में एक टेबल है ना? टेबल्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर कुछ कुछ आइटम्स आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के आइटम यहाँ पे रखे हैं। तो हुपला में बेसिकली क्या होता है कि एक रिंग होती है आपके हाथ में और ऐसे करके आपको वो थ्रो करनी होती है। और जिस भी आइटम में वो रिंग जाए, मतलब कोई आइटम उस रिंग के अंदर आना चाहिए, तो वो आपका हो जाता है। बेसिकली ये गेम होता है, दिस इज कॉल्ड हुपला। तो उसको ये दोनों गेम खेलने का मन था, ये भी और जाइंट स्विंग झूलने का ही मन था। तो अब उसके पास लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड पैसे घर से मिले हैं उसको, बस उतने ही रुपए वो खर्च कर सकती है यहाँ पे। तो टोटल उसके पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 20 रुपीज हैं टोटल, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है बच्चों। कंडीशन क्या आ जाती है कि वो जितनी बार भी हुपला खेलेगी, ठीक है, उस उसके आधी राइड उसको जाइंट स्विंग की मिलेगी। क्या बोला मैंने? जितनी बार उपला खेलेगी उसकी आधी राइट उसको जाइंट स्विंग की मिलेगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो उपला कितनी बार खेलती है और जाइंट स्विंग पे कितनी बार झूलती है? अगर वो टोटल 20 रुपए खर्च करती है तो एक चीज और मैं बता दूं कि जो जाइंट स्विंग है, ठीक है, उसमें झूलने में लगते हैं 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए लगते हैं। और हुपला को खेलने में 4 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है? 3 रुपए जाइंट स्विंग के, हुपला के 4 रुपए, और जितनी बार वो हुपला खेलती है उसकी आधी राइड वो जाइंट स्विंग की लेती है। अब इन कंडीशंस के साथ आप मुझे बताइए जाइंट स्विंग वो कितनी बार झूली और हुपला कितनी बार खेली? बता सकते हैं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लग रहा होगा अभी तो, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है सीखा है भाई उसके हिसाब से काफी मुश्किल होने वाली है ऐसे निकालने में। लेकिन अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस्तेमाल कर लें तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक बार इसको रीथिंक कीजिए, ये स्टोरी जो मैंने बताई है, और यहां से
जो आपके सामने ये मैंने डाटा प्रस्तुत किया है, इसकी मदद से आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि जाइंट स्विंग और हुपला वो कितनी कितनी बार खेलती है। ठीक है बच्चों, चलिए कोशिश कीजिए एक बार। तो बच्चों ये चीज समझ गए आप। अब देखिए, इतनी चीज अगर क्लियर है तो हम यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ राइट्स ऑफ जाइंट स्विंग बी एक्स। हमने मान लिया कि अगर वो भाई जितनी बार भी वो जाइंट स्विंग में घूमती है उतने नंबर ऑफ राइड को एक्स मान लेते, क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है कि वो भाई चरखी पे कितनी बार झूली है। ये एक्स मान लिया हमने कि एक्स बार झूली है। एंड सी प्लेड हुपला वाई टाइम्स। ठीक है, हुपला खेली है वो वाई बार और एक्स बार वो जाइंट स्विंग में झूली है। ठीक है, कॉस्ट मैंने आपको बता दी थी बच्चों, जाइंट स्विंग पे 3 रुपए है और हुपला की 4 रुपए पर गेम है। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर वो 4 बार हुपला खेलती है, ठीक है, मान लीजिए वो एक बार हुपला खेलती है तो इसका मतलब वो जाइंट स्विंग की आधी राइड लेगी। ठीक है, चरखी की आधी राइड लेगी। तो मतलब अगर वाई बार वो झूला झूलेगी तो वो कितने हैं, एक्स राइड्स ले रही है। तो अगर y को x के बराबर करेंगे तो कितनी हो जाएगी, जितनी बार वो उपला खेली है उसके आधे बार उसने झूला झूला है, यही होगा। तो y बार अगर वो उपला खेलती है तो x के आधे बार वो क्या करती है, इसका जाइंट स्विंग झूलती है। क्लियर है। तो एक तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन। दूसरा, अगर वो एक गेम के 3 रुपए देती है, एक बार झूलने के 3 रुपए देती है, तो टोटल रुपए कितने दिए भाई, जितनी बार वो झूलेगी जाइंट स्विंग पे, प्लस एक बार उपला खेलने की 4 रुपए देती है, तो वाई बार उसने उपला खेला तो 4 गुना वाई इसकी कीमत आ गई। और टोटल रुपए उसने कितने खर्च किए हैं, उसने खर्च किए हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2y के साथ चला जाएगा। 2y इज इक्वल टू एक्स, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर है 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इनको हल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके आएंगे। ठीक है, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो किसी भी इक्वेशन को हल कर सकते हैं इजीली। भाई हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक तो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, और अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताना चाहता था आपको कि भाई अगर आपको पता लगाना है कि अमृता ने कितनी बार तो जाइंट स्विंग पे झूला और कितनी बार उसने उपला खेला है इन 20 रुपए में, तो वो चीज आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना के इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू पता लग गई तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। दैट्स इट, यही निकालना था हमको, है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको हल करने के लिए, इसका अगर आंसर चाहिए आपको, तो इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक तो आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि इसको हम बोलते हैं, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अलग अलग विधि हम सीख लेते हैं, पता कर लेते हैं कौन से मेथड हैं। एक है एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि इसको हम बोलते हैं।
तो इसके अंतर्गत कौन से तरीके आते हैं वो देखिए। एक आता है सब्स्टिट्यूशन, मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है? ये हो जाती है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक चीज यहां पे हम सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या हो गया बच्चों? एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। लिख लीजिए इसको, विलोपन विधि बोलेंगे इसको हिंदी में। और ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। अभी नाम आप सीख लीजिए, क्या क्या नाम होने वाले हैं इनके। और एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है इसको? इसको हिंदी में बोलेंगे वज्र गुणन विधि। तो मेरा बताने का ये मतलब है बच्चों कि ये जो दो तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, दोनों ही तरीकों से आप इन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनको हल कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। और अलजेब्रिक मेथड में भी तीन अलग अलग तरीके आ जाते हैं। अब किसी भी तरीके का यूज करोगे, आप इस्तेमाल करोगे तो आंसर सेम आएगा आपका। मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन को तीनों तरीके से सॉल्व करोगे तो तरीके अलग अलग होंगे लेकिन उत्तर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं यहां पे बताने वाला हूं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं, इनकी जनरल फॉर्म क्या होने वाली है वो यहां पे आप देख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होने वाले हैं जनरल फॉर्म। यानी देखिए, जो भी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये चीज समझ लीजिए कि जो वेरिएबल है वो दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब जो पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे x और y है तो यहाँ भी x और y ही होना चाहिए, अदरवाइज आपकी इक्वेशन हो जाएगी गलत। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और एक लिखता हूं मैं 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि देखिए एक वेरिएबल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 वेरिएबल हो गए। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे नहीं करना है बच्चों, वेरिएबल आपके दो ही होने चाहिए और इस फॉर्म में होंगे, इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको ध्यानपूर्वक, अगर यहां तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने आज नया चैप्टर शुरू किया है इस सेशन से, उसको अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और जो चैप्टर का नाम है वहां से हमने इसका इंट्रो शुरू किया है, और क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं हम। अब धीरे धीरे करके आगे हम एडवांस चीजें करते जाएंगे, तो अच्छे से रिवाइज करते रहें बच्चों इसको। और अगर कोई डाउट आता है तो हर सेशन में अपने डाउट क्लियर जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।